तो हेलो टू ऑल। सभी लोग जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि रिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस है जेई के लिए। तो हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि रिवीजन हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और जितना फास्ट रिवीजन करेंगे पर्टिकुलरली बेसिक्स का, उतनी हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है मार्क्स में इम्प्रूवमेंट की और सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने की। तो हमने कई चैप्टर्स का फास्ट रिवीजन का एक पैटर्न बनाया है और हो सकता है कि आप लोग में से काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हों कि हम क्विक रिवीजन फास्ट रिवीजन कैसे करें डिफरेंट टॉपिक्स का। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक के टॉपिक्स और इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के लिए हम ये वर्किंग कर चुके हैं। आज मैं एक टॉपिक और ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ग्रुप 15। और ग्रुप 15 अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी रिसेंट पैटर्न भी आप देखोगे तो जेई मेन में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी आ रहे हैं। तो रिएक्शंस को ढंग से याद करना, फास्ट याद करना और बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो लेटेस्ट स्टार्ट कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 15 को हम प्रीकोजेंस भी बोलते हैं। और ग्रुप 15 में आपको पता है कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये आते हैं। इनमें से नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब सॉलिड है। नाइट्रोजन और फोस्फोरस कह सकते हैं आप नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक को मेटलोइड बोल सकते हैं और एंटीमनी और बिस्मिथ मेटल्स हैं। और इनमें से आप ये कह सकते हो कि जो एलोट्रोपिक टेंडेंसी है, वो एलोट्रोपिक टेंडेंसी फोस्फोरस की सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की सबसे कम है एलोट्रोप दिखाने की। इन कंपाउंड्स को बेसिकली हमारे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, हेलाइड्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो आप लोगों को एक पता है कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अमोनियम नाइट्राइट को पहले हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 की रिएक्शन से उसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अगर इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी नाइट्रोजन बनती है। अगर अमोनिया एक्सेस में हो और उसकी हेलोजेंस के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी नाइट्रोजन बनती है। अगर हम सोडियम एजाइड्स या किसी भी एजाइड को हीट करें तो एजाइड्स को हीट करने से नाइट्रोजन एलिमिनेट होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड की अगर अमोनिया से या N2O से मतलब कॉपर की रिएक्शन N2O से करें, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से करें तो नाइट्रोजन बनती है। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम हीट करें तो रेडॉक्स ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अमोनिया जो है नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो गया और जो क्रोमियम है वो +6 से +3 में रिड्यूस हो गई। कॉपर को अगर हम HNO3 के साथ हीट करें तभी कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन बनती है। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर हम रिएक्शंस देखें तो इसमें नाइट्रोजन जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ या एल्यूमिनियम के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाती है। बहुत सारी नाइट्रोजन वैसे इनर्ट है तो नाइट्रोजन की बहुत सारी रिएक्शंस नहीं है, पर कुछ कॉमन रिएक्शन है। जैसे एक तो नाइट्राइड्स का बनना, एक हेबर्स प्रोसेस, आपको पता है कि अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए इसका बड़ा यूज है हेबर्स प्रोसेस का। तो इसमें आपको हेबर्स प्रोसेस में याद रखिए क्या रखना होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर करता है इसको, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन एंड मोलिब्डेनम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना है। प्रेशर की वैल्यू 200 एटमॉस्फेयर होती है, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइट्रोजन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद कैल्शियम कार्बाइड, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इससे एक कंपाउंड बनता है जिसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, नाइट्रोलिम CaCN2 प्लस कार्बन। बेरियम कार्बाइड के साथ अगर नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो बेरियम साइनाइड बनता है, यहाँ पर नाइट्रोलिम नहीं बनता है, ये भी आपको याद रखना है। इस ग्रुप में जो हाइड्राइड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड जो बनाते हैं, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जैसे NH3, PS3, ASS3, SbS3, BS3। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है इनकी। एक तो ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। इनमें अमोनिया जो है उतना पॉइजनस नहीं है, या कह सकते हैं नॉन पॉइजनस है। रिमेनिंग ऑल आर पॉइजनस। सभी में कुछ ना कुछ स्मेल होती है, तो वो स्मेल प्लीजेंट नहीं होती है। जो सॉल्युबल है इसमें, अमोनिया वाटर में बहुत सॉल्युबल है, उसके बाद में धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है। PS3 को हम कहते हैं कि पार्शियली सॉल्युबल है। डाउन द ग्रुप जो है स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, स्टेबिलिटी भी कम होती जाती है।
तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका लॉजिक है कि नीचे हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये सारे लॉजिक हैं। इनकी अगर आप वैल्यूज देखो तो उन वैल्यूज से भी आपको मालूम चल जाएगा। ये मैंने एनसीईआरटी का एक आपको चार्ट दे दिया है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट का कोई खास ऑर्डर नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में खास ऑर्डर आपको क्या याद रखना है कि अमोनिया डाउन द ग्रुप आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वहां पर भी कोई फिक्स पैटर्न वैसे नहीं है, पर पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और फिर ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ऑल्दो एक चीज याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट में चूंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए ज्यादा होती है। तो एक ट्रेंड आप क्या याद रख सकते हो कि अमोनिया जो है इन बिटवीन सबसे बीच में आती है और पीएच3 का सबसे कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं अमोनिया में, उसको मैक्सिमम कर दे तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि BHS3 का है, फिर SbH3 का है, फिर अमोनिया का आएगा, फिर AHS3 का आएगा और फिर आपका PH3 का आएगा। तो इस ऑर्डर में याद रख सकते हो कि अमोनिया यहाँ पर बीच में आती है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर भी देख चुके हैं, ये सारी टेबल ऊपर भी आप देख चुके हो। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, वाटर में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। और रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अमोनिया को प्रिपेयर करने के कुछ और तरीके भी होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट दोनों को जिंक के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएं, या देखिए अच्छी रिएक्शन है। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट दोनों को NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर अमोनिया रिलीज होती है। तो दोनों को ये जिंक जो है अमोनिया तक ले जाता है। ये राइट हैंड साइड में मैंने वो सारा अमोनिया का जो हेबर्स प्रोसेस है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि हेबर्स प्रोसेस को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो ये चार्ट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, अमोनिया का एक जो स्पेशल रिएक्शन है खासकर हाइड्राजीन बनाने के लिए, उसको हम हाइड्राजीन बनाने के जो प्रोसेस है उसको रेशिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि अमोनिया की जब हम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले NH2Cl बनता है, और ये जो NH2Cl है ये अमोनिया के साथ फिर से रिएक्शन करके हाइड्राजीन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम हाइड्राजीन बनाते हैं। यहाँ पर एक साइड रिएक्शन और होती है, ये जो NH2Cl है ये इस हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बना देता है, और इसमें कुछ मेटल होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह से एक्ट करते हैं। तो उन मेटल्स को यहाँ से हटाने के लिए हम ग्लू या जेलेटिन का यूज करते हैं इस साइड रिएक्शन को रोकने के लिए। तो ग्लू और जेलेटिन का क्या रोल है, मतलब उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसके रेशिंग प्रोसेस का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। अमोनिया का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में NO बनती है, जो आगे आपको पता है कि HNO3 के लिए यूज करते हैं। इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं, रिएक्शन याद रखना है। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे नाइट्रोजन बनता है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे इसमें N2 नहीं बनता, इसको N2O लिख लो कि ये N2O बनता है। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो N2O बनेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट ऊपर देख चुके हैं कि नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है नहीं है। सीधे अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया अमोनिया। KMnO4 के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो KMnO4 MnO2 तक जाएगा न्यूट्रल मीडियम में, याद रखना है, और अमोनिया N2 तक जाएगी, ये भी याद रखना है। अच्छा, एक अमोनिया की स्पेशल रिएक्शन है कि अगर हम इसको अमोनिया को एक्सेस ऑफ हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन ट्राई हेलाइड बनेगा NCl3 NBr3। ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स होते हैं। और अगर हम अमोनिया को एक्सेस में रखेंगे तो ऊपर हम देख चुके हैं कि इसमें नाइट्रोजन बनेगी, तो ये हमें याद रखना है। अमोनिया को अगर हम आयोडीन के साथ करेंगे तो एक ही कंपाउंड बनता है, एडिसिव कंपाउंड कह सकते हो, NI3 डॉट अमोनिया। ये भी एक्सप्लोसिव होता है, यहाँ पर दो तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मेनली अमोनिया एक्सेस में है या हेलोजन एक्सेस में है, इसके बेस पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है। क्योंकि अमोनिया का एक यूज हम देख चुके हैं हाइड्रोजन बनाने में, हाइड्रोजन की भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जैसे हाइड्रोजन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड, या आपको NaNO2HCl भी लिखा हो सकता है। तो इस रिएक्शन में जब हम
हाइड्रोजन की HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राजोइक एसिड बनता है। तो हाइड्राजोइक एसिड बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आल्दो हाइड्राजोइक एसिड बनाने का एक तरीका और होता है कि अगर हम NaNH2 को N2O के साथ रिएक्शन करा दें तब भी सोडियम एजाइड बनता है, और सोडियम एजाइड का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दे तो फिर हमारी हाइड्रोजन बन जाती है। जो हाइड्रोजन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह भी रिएक्ट करती है, जैसे P2Cl4 को प्लेटिनम तक ले जा सकती है, AgNO3 को Ag तक ले जा सकती है, AuCl3 को Au तक ले जा सकती है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये जो हाइड्रोजन है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, लाइक जो एल्डिहाइड कीटोन करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में, और एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को भी ये डिकलराइज कर सकती है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है एक पावरफुल आप कह सकते हैं फ्यूल के फॉर्म में भी एक्ट करता है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कराएं, नाइट्रोजन और वाटर मिले तो इसको फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं तो HI बनती है। PTCl4 वाला हम कर ही चुके हैं, KMnO4 वाला ऊपर में बता ही चुका हूँ। अगर हाइड्राजोइक एसिड के साथ देखें तो हाइड्राजोइक एसिड की भी कुछ रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन होने पर ये N2 में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्राजोइक एसिड को अगर हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। HCl के साथ भी ये नाइट्रोजन, अमोनिया और क्लोरीन दे सकता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी हाइड्रोजन की और हाइड्राजोइक एसिड्स की। अब हम देखते हैं कुछ ऑक्साइड्स। अगर हम देखें नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के 5 तरह के ऑक्साइड हो सकते हैं। पहला हो गया नाइट्रोजन, या हम कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। तो जो पहला है N2O, हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो ये इसको सबसे सही तरीका है बनाने का N2O। ये अपने आप में एक कलरलेस गैस है और न्यूट्रल गैस है। इन 5 ऑक्साइड में से N2O और NO ये दोनों न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं गैसियस फॉर्म में, रिमेनिंग ऑल आर एसिडिक। तो N2O और NO न्यूट्रल है, ये कलरलेस है, NO भी कलरलेस है। NO आप एक इंटरमीडिएट की तरह बनता है बहुत सारी रिएक्शन में। जैसे अब NaNO2 के साथ में ये बात कर रहे हैं तो ये हम ब्राउनिंग टेस्ट जो होता है उसमें बनता है NO। तो NO एक इंटरमीडिएट की तरह बनता है, अनस्टेबल है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। N2O3 बेसिकली लिक्विड या सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ये NO और NO2 का आप कह सकते हो कि इक्विमोलर मिक्सचर की तरह करता है। सॉलिड स्टेट में इसका ब्लू कलर होता है, एसिडिक नेचर है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। NO2 बहुत सारी रिएक्शन में नाइट्रेट्स को हीट करने पर बनता है, जगह जगह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारी नाइट्रेट्स को हीट करने पर NO2 बनती है। तो NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, NO में भी होता है। तो NO2 गैसियस फॉर्म में ब्राउन होती है, एसिडिक है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहलाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर HNO2 HNO3 दोनों बनते हैं, राइट। इसका डाइमर N2O4 है, सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में ये कलरलेस होता है। इनके बीच एक इक्विलिब्रियम रहता है N2O4 और NO2 के बीच में। N2O5 सॉलिड स्टेट में होता है, कलरलेस होता है, ये भी एसिडिक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। HNO3 को अगर हम एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जैसे P2O4 की प्रेजेंस में अगर हम हीट करें तो फिर आपको N2O5 मिल सकता है। एक टेबल आपको याद रखनी है कि इनके बीच की जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कि कई बार कितने बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड है, NN बॉन्ड किस में है, NON बॉन्ड किस में है, लेंथ क्या है। तो ये एक NCERT की चार्ट है जो आपको लर्न करना है, पर्टिकुलरली अगर आप JEE मेन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये टेबल याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखो। जैसे N2O की जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखो तो सिमिलर टू CO2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, इसमें NN बॉन्ड लेंथ और NO बॉन्ड लेंथ, लीनियर स्ट्रक्चर है। NO भी लीनियर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 होगा, वो याद रखना है आपको। N2O3 की 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है रेजोनेंस की वजह से, तो वो स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। NO2 बेंड शेप है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2O4 किस तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें भी NN है। N2O5 में जो है NO2 और NO3 टाइप की स्ट्रक्चर है, NO2 प्लस और NO3 माइनस टाइप के टूट जाता है सॉलिड स्टेट में ये, उसका भी कुछ प्रूफ हमको मिलता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद रखनी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
इनकी कुछ जनरल चीज़ें देखें तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि N2O को हम बना सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर। साथ साथ एक रिएक्शन और है कि NO को अगर H2SO3 के साथ रिएक्शन करा दो तब भी आपको N2O मिल जाता है। NO को बताने की बेस्ट मेथड इसको प्रिपेयर करने का कि अगर हम कॉपर को HNO3 के साथ हीट करें और HNO3 8 मोलर लें यानी कंसनट्रेटेड HNO3 लें तो आपका NO बनता है। ये फिर NaNO2 वही आपकी ब्राउनिंग टेस्ट वाला जो है उसमें NO प्रिपेयर होता है। तो अब KNO2 और KNO3 को अगर आप Cr2O3 के साथ रिएक्शन कराओ तब भी NO गैस निकलती है। N2O3 के बारे में डिस्कस हम कर ही चुके हैं कि ये गैसेस स्टेट में तो अलग अलग NO और NO2 ही है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ही हम मानते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो पेल ब्लू कलर का इसका सॉलिड कलर होता है। गैसियस फॉर्म में नॉर्मली ये ब्राउन कलर का दिखाई देगा NO2 की वजह से। N2O की अगर कुछ रिएक्शन देखें तो कॉपर के साथ रिएक्शन करने पर कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देती है। ये खुद बर्न नहीं होती है लेकिन इट इज सपोर्टर टू कंबशन, क्योंकि कंबशन में ये आप कहते हैं कि ऑक्सीजन जनरेट करती है, तो इसलिए सपोर्ट कर, जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बना रही है। N2O की ये रिएक्शन हम देख चुके हैं कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रोजन बनाने के लिए, इसलिए इसका रोल है। अच्छा, इसका अगर वाटर में अगर इसका कोई एसिड देखें तो वो एसिड कौन सा हो सकता था? हाइपोनाइट्रस एसिड हो सकता था, पर हाइपोनाइट्रस एसिड ये वाटर में बनाती नहीं है, इसलिए मानते हैं कि ये एसिडिक नहीं है। NO भी आप कह सकते हैं कंबशन में सपोर्ट करती है, और इसकी ये कुछ टिपिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनता है, SO2 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बन सकता है, H2S को ये सल्फर में कन्वर्ट कर सकती है। ये एक पर्टिकुलर खास रिएक्शन, इसको आपको याद रखना है कि NO हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके NOCl या NOBr बना सकती है। NO2 और N2O4 अपने आप में एक इक्विलिब्रियम की तरह एक्ट करने वाला सिस्टम है। इसकी भी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो NO2X बनता है, तो वैसे ही जैसे कि वहां पर बन रहा था NO प्लस X के साथ में। NO2 H2O2 के साथ रिएक्शन करके उसको HNO3 में कन्वर्ट कर देता है, CO के साथ रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके भी CO2 बनाता है। N2O5 कैसे मैं बता चुका हूँ कि सॉलिड स्टेट में ये NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एक प्रूफ ऐसे मिलता है कि अगर इसकी रिएक्शन हम NaCl के साथ कराएं तो NO2Cl और NaNO3 बनता है। इंटरेस्टिंगली अगर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे समझे कि सोडियम के साथ अगर इसको हीट करें तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस को दे देता है, वो NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोडियम के साथ ये NaNO3 और NO2 बनाती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए लर्न करने के लिए। HNO3 की कुछ रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो HNO3 को हम कैसे बनाते हैं? तो HNO3 को बनाने के लिए जैसा ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हम प्लेटिनम या रोडियम की प्रेजेंस में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पहले NO बनती है, N के ऑक्सीडेशन से NO2 बनता है, और NO2 का हाइड्रोलिसिस करके आप HNO3 प्लस NO बनाओगे। HNO फिर NO से फिर आगे वैसी रिएक्शन आगे चलती रहेगी। तो इस तरीके से हम HNO3 बना सकते हैं। एक तरीका और होता है जिसको हम ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हम अमोनिया की जगह नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो पहले नाइट्रोजन से हम NO बनाते हैं। बाकी प्रोसेस वैसी है कि NO से हम NO2 या HNO2 HNO3 बनाएंगे और रिएक्शन वैसे आगे बढ़ेगी। HNO3 के लिए हमको लर्न करना है एक कलरलेस लिक्विड, अगर हम नॉर्मल प्रॉपर्टी देखें फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, जो कंसनट्रेटेड HNO3 होती है वो 68% होती है और इसकी डेंसिटी लगभग इतनी है 1.5। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ये 68% HNO3, ये भी हमको ध्यान रखना है। HNO3 की जो रिएक्शंस हैं इसमें इसके कंसंट्रेशन का बड़ा रोल है मेटल्स के साथ पर्टिकुलरली। तो मेटल्स के साथ जब इसकी HNO3 रिएक्शन कराते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन है, तो वेरी डाइल्यूट का मतलब आप समझ सकते हो कि 1 मोलर या इससे कम है। डाइल्यूट का मतलब मान सकते हैं कि 2-3 मोलर तक है, और 3 मोलर या 2 मोलर से ज़्यादा है, 5 मोलर है, 8 मोलर है, तो फिर हम कंसनट्रेटेड HNO3 बोलते हैं। तो इसमें मेटल्स को अगर हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, जैसे हम कहें कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, उस केस में अगर हम देखें तो एक कैटेगरी में क्या हो गया, जनरली जैसे एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कुछ को छोड़ दें मैग्नीशियम वगैरह को, तो HNO3 मेटल के साथ सीधा रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। मतलब इसमें नाइट्रेट का रोल ही नहीं है, हाइड्रोजन H प्लस खुद ही वो रिएक्शन कर लेगा और H प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेटल ऑक्सीडाइज होकर मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए खासकर जो जिंक वाली रिएक्शन है, बाकी तो ये टेबल से आप याद कर सकते हो। जिंक के साथ अगर आप देखोगे तो 3 वेरी डाइल्यूट के साथ जिंक अगर रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जो
HNO3 है वो अमोनिया तक चला जा रहा है। जैसे हमने NaNO3 और NaNO2 में देखा था, उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो +5 से -3 तक चला गया। अगर हम डाइल्यूट ले रहे हैं तो ये N2O तक जा रहा है, और हम कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो फिर NO2 तक जा रहा है। तो जिंक की तीनों तरह की रिएक्शन है वो हमको ध्यान रखनी है। सिमिलरली टिन में भी आप देख सकते हो कि अगर हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लेते हैं तो डाइल्यूट में अमोनियम नाइट्रेट तक जा रहा है, और कंसंट्रेटेड में आपका ये जो रिएक्शन है वो एक तो स्टेनिक एसिड तक चला गया और NO2 बन रहा है। ऐसे आप लेड में भी देख सकते हो कि लेड में अगर हम डाइल्यूट ले रहे हैं तो NO बन रहा है, और कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो NO2 बन रहा है। सिमिलरली अगर आप कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये देखें जो कि हाइड्रोजन के नीचे है, तो यहाँ पर भी डाइल्यूट, जैसे कॉपर के केस में अगर हम डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हैं तो NO बन रहा है। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी तीनों में याद रखना है कि डाइल्यूट के केस में NO बनेगा और कंसंट्रेटेड के केस में NO2 बनेगा, और बाकी मेटल मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। एंटीमनी और आर्सेनिक के साथ अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों अपने एसिड में कन्वर्ट होगी, एंटीमनी और आर्सेनिक, और साथ साथ में NO2 बन रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, नॉन मेटल्स देखें, तो आयोडीन जो है HNO कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके HiO3 में जा रही है, कार्बन CO2 में जा रहा है, सल्फर H2SO4 में जा रहा है, और फॉस्फोरस H3PO4 में जा रहा है। ये आपको याद रखना है। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसा है जो सीधा सीधा HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनको फिर एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो एक्वारेजिया क्या है? 3:1 का ये मोलर रेशियो, याद रखिए वेट रेशियो नहीं है, ये मोलर रेशियो है 3:1 का। अब की बार जेई मेन में इसका क्वेश्चन आ गया था, ये मोलर रेशियो है, वेट रेशियो नहीं है। 3 पार्ट और 1 पार्ट का मतलब मोलर रेशियो है। तो इन दोनों की रिएक्शन से आपका क्या है, नेसेंट NOCl बन रहा है, और नेसेंट क्लोरीन बन रही है, वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करा के AuCl3 बना दे रही है, और फिर जो AuCl3 है वो एक्सेस ऑफ Cl- की प्रेजेंस में AuCl4- बना लेता है। तो इस तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल है। तो ये सारे नाइट्रोजन के लिए है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, खासकर 3 एलोट्रोप होते हैं, इनमें 2 ज्यादा कॉमन है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच का डिफरेंस, व्हाइट फॉस्फोरस P4 है और रेड फॉस्फोरस उसका पॉलीमरिक फॉर्म है। तो व्हाइट फॉस्फोरस की जैसे प्रॉपर्टीज है कि सॉफ्टी वैक्स है ये, और ये पाउडरिक फॉर्म में होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस नॉर्मली व्हाइट ही होता है, कुछ येलोइश दिखाई देता है इसके ऊपर सरफेस पर रेड फॉर्म आ जाने की वजह से। ये इसका गार्लिक ऑर्डर होता है, रेड फॉस्फोरस का कोई ऑर्डर नहीं होता। इसकी डेंसिटी 1.8 है, इसकी 2.1 है। डेंसिटी में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है ब्लैक फॉस्फोरस की होती है। थर्मोडायनेमिकली ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पर नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट फॉस्फोरस ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हाइट फॉस्फोरस ही लेते हैं। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफी कम है, 44 है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर देखिए 290 है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है व्हाइट फॉस्फोरस का, इसलिए फॉस्फोरेसेंस की इसमें प्रॉपर्टी होती है, रेड फॉस्फोरस में नहीं होती। व्हाइट फॉस्फोरस वाटर में सोल्यूबल है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर में इनसोल्यूबल है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, जबकि रेड फॉस्फोरस दोनों में इनसोल्यूबल है। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है, रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। केमिकली बहुत रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस, केमिकली बहुत कम रिएक्टिव है रेड फॉस्फोरस। तो ये डार्क में ग्लो करता है, फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं, घोस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। रेड फॉस्फोरस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। NeOH के साथ में व्हाइट फॉस्फोरस ही रिएक्ट करता है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। रेड फॉस्फोरस या ब्लैक फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करता, ऑल्दो ऑक्सीजन के साथ में दोनों ही रिएक्ट करते हैं, व्हाइट और रेड। क्लोरीन के साथ भी दोनों ही रिएक्ट करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस HNO3 के साथ रिएक्ट करके H3PO4 बनाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। व्हाइट फॉस्फोरस की ये एक फार्मूला है P4, ये एंगल 60 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये सब आप याद रख सकते हो, ठीक नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम और के फॉर्म में बनाना चाहें तो इसको बोन एस से बना सकते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को इस तरह जनरेट हो सकता है ये। व्हाइट फॉस्फोरस की कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं तो कॉपर फॉस्फाइड बनती है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर फॉस्फाइड को फिर फर्दर जो है कॉपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो एक कोलाइडल फॉर्म में इसको बना सकते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस को आपको याद रखना है कि किन कंडीशंस में इसको ब्लैक फॉस्फोरस को बना सकते हैं, और इसकी एक लेयर स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट टाइप की। बाकी आप डेंसिटी का जो डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ, आप उस तरह से लर्न करना आपको। आप इसको पोज करके पढ़ के लर्न कर सकते हो।
ठीक है ना। अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस को हम देखें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, PCl3 बनेगा। PCl3 आगे PCl5 में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो सेम वो आपका रेड फॉस्फोरस के साथ भी सिमिलर टेंडेंसी होगी। मतलब ये व्हाइट की बात कर रहे हैं, इधर हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो पॉलीमरिक फॉर्म है वही ब्लैक फॉस्फोरस भी है। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि इस तरह की है, तो इसकी जो पॉलीमरिक फॉर्म होगी उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो फिर ये जो पॉलीमरिक फॉर्म है इसको हम ब्लैक फॉस्फोरस बोल देते हैं, सॉरी रेड फॉस्फोरस बोलेंगे, ब्लैक नहीं। अच्छा, PCl3 को हम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दें, और व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 बनेगा। PCl3 जो है अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो H3PO3 बनता है, और PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको H3PO4 मिलता है। तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे PCl3 को हाइड्रोलिसिस कराने पर H3PO3 और 3 मोल्स ऑफ HCl मिल रहा है, तो इट विल रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ NaOH। और अगर वहां पे आप PCl5 बनाओगे तो PCl5 प्लस 5 मोल ऑफ HCl मिलेगा, सॉरी H3PO4 प्लस 5 मोल ऑफ HCl मिलेगा, तो इट विल रिएक्ट विद 8 मोल्स ऑफ HCl। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो कि अगर आप एसिटिक एसिड के साथ PCl3 की रिएक्शन कराओगे तो एसिटाइल क्लोराइड मिलेगा आपको, और अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोराइड मिलेगा आपको। दो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन PCl5 के यहाँ पे याद रख लेना कि सिल्वर और टिन के साथ रिएक्शन करके दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो सिल्वर को ये AgCl बनाकर PCl3 बना दे रहा है, टिन के साथ भी ये SnCl4 बना ले रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये NCERT में गिवन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई हैं, याद रखिएगा। कुछ हम PS3 के बारे में डिस्कस करें, तो अगर हम ये देखें कि जो फॉस्फोरस है उसको हम किसी कैल्शियम ऑक्साइड या NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हाइपोफॉस्फाइड बना रहा है, ये NaOH भी करता है और PS3 बना दे रहा है। व्हाइट फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका H3PO4 बन जाता है, NO2 बन रहा है, ये उधर भी देख चुके हैं हम। H2SO4 के साथ में H3PO4 बन रहा है, SO2 बन जा रहा है। इन रिएक्शन को याद रखना है आपको। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा जैसे नाइट्राइड में होता है हाइड्रोक्साइड बन गया और PS3 बन गया। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट फॉस्फोरस ये रिएक्शन करता है, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो PS3 मिलेगा प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। when pure it is non inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4। इसमें साइड रिएक्शन में PS3 के साथ में P2H4 भी बनता है, ये याद रखना है। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम HI के साथ एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो एक सॉलिड जो है हमारा PH4I मिल जाता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि P2H4 की प्रेजेंस ना रहे, क्योंकि P2H4 वो रिएक्शन नहीं दिखाता। फिर इस PH4I को हम KOH के साथ रिएक्शन करा के PS3 को सेपरेट करते हैं। तो HI का यहाँ पर ये रोल है, ये थोड़ा याद रखना है हमको बच्चों। आगे हम देखें तो ये सारी हम बात कर रहे हैं PS3 की, तो ये वाटर में कम सोल्यूबल है, हम पहले भी देख चुके हैं, पर कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। ये PS3 की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। PS3 की कुछ रिएक्शन देखें, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ में वो कॉपर फॉस्फाइड बना दिया, और फाइनली जो है वो कॉपर तक भी जा सकती है। कॉपर फॉस्फाइड ब्लैक कलर का है, कॉपर थोड़ा रेडिश कलर का होगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन गया, ये भी आपकी ब्लैक कलर की है। AgNO3 के साथ में पहले Ag3P बनता है, ये येलो कलर का होता है, आगे जाके ये सिल्वर में कन्वर्ट हो सकता है जो ब्लैक होता है। तो दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं कि पहले एक येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है जो फाइनली ब्लैक में जा सकता है। अच्छा, कुछ हम ऑक्साइड्स देखें तो दो तरह के ऑक्साइड मेनली हम यहाँ पे देख सकते हैं, P4O6। तो P4O6 जो है एनहाइड्राइड है H3PO3 का, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H3PO3 बनेगा। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर इतना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर इसका इतना होता है। हाँ, ये जो सेकंड रिएक्शन है, ये वाटर की जगह हम सोचे खाली इसको हीट कर दें तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है H3PO4 में, और PS3 में ऐसे भी लर्न कर सकते हैं इसको। इसके ऑक्सीडेशन से P4O10 मिल सकता है, क्योंकि ये आप कह सकते हो P4O6 मिलता है फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं पर ऑक्सीजन को कंट्रोल अमाउंट में लेता। P4O6 की क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएं तो POCl3 प्लस PO2Cl मिलता है, ये रिएक्शन याद रखनी है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P4O10 इसका दूसरा ऑक्साइड है जो एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4 है,
वाइट पाउडरिक फॉर्म में होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। सब्लाइम करता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, वो थोड़ा याद रखना है कि पहले स्टेप में इससे मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता है 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके। मेटाफॉस्फोरिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, और फाइनली पायरोफॉस्फोरिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। इसको जो 4 मोल ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, इस फार्मूले की जगह हम H3PO4 ही लिख लें, ये गलत लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं P4O10 + 6H2O, मतलब ये वाटर कितने मॉलिक्यूल चाहिए ये भी थोड़ा याद रखना है, विल गिव 4 मोल ऑफ H3PO4। H3PO4 की कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आपको लर्न करनी है। P4O10 के साथ में ये SO3 + SPO3 बना देगा, HNO3 के साथ में N2O5 बना देगा, एसिटिक एसिड के साथ में एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा, एमाइड को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कर चुके हो, साइनाइड में कन्वर्ट कर देगा। इनकी स्ट्रक्चर में देखें तो ये डिफरेंस है कि P4O6 में एक भी P डबल बॉन्ड O नहीं होता, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ऑल फॉस्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि P4O10 में यहाँ भी फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, पर सारे फॉस्फोरस के साथ में P डबल बॉन्ड O भी है, तो ये टेट्राहेड्रल है और ये पिरामिडल शेप है। एक P4O8 और स्ट्रक्चर होती है जिसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं P4O8 को। उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट फॉस्फोरस पर डबल बॉन्ड O होगा, इधर दो को हटा दो आप, और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दोनों तरह के एसिड मिलेंगे, 2 मोल ऑफ H3PO3 + 2 मोल्स ऑफ H3PO4, इसलिए इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इनके अगर एसिड्स देखें तो देखिए कुछ एसिड इनके एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H3PO2 इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड आप क्या समझ सकते हो कि जो H3PO3 है इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो इसको हम कहेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा कि H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल जोड़ दो और बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, H3PO4 से ही एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो फिर जो फार्मूला बनेगा HPO3 वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये होता है H4P2O6। इनके स्ट्रक्चर से भी आगे देखते हैं, पर ध्यान क्या रखना है, एक दो चीजें जैसे IIT जेई मेन में खासकर ये दिक्कत है, इसको जैसे हम फोस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं H3PO2 को, और फोस्फोनिक एसिड बोलते हैं H3PO3 को। इस साल एक पेपर में ये आ गया है जेई मेन में कि फोस्फोनिक एसिड + PCl3 मिलके कौन सा एसिड में लाते हैं और उसका कितने रिप्लेसेबल H+ आयन होंगे, कितना एसिडिक नेचर होगा उसका। तो अब देखिए ये यहाँ से उठा लिया क्वेश्चन, और ये जो चार्ट है ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि PCl3 + H3PO3, पर क्वेश्चन में H3PO3 भी नहीं लिखा हुआ, फॉस्फोरस एसिड भी नहीं लिखा हुआ, फोस्फोनिक एसिड लिखा हुआ है। तो यू हैव टू लर्न कि फोस्फोनिक एसिड ये होता है H3PO3 और फोस्फिनिक एसिड H3PO2 होता है, तो ये भी आपको लर्न करना है। तो अब जैसे अब आपको पूछा था कि भाई ये इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, H4P2O5। अब H4P2O5 में एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं वो थोड़ा याद रखना है। तो जितने OH बॉन्ड्स होंगे POH बॉन्ड, उतने ही एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो वो साफ साफ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि कितने OH बॉन्ड्स हैं, तो जितने OH बॉन्ड्स होंगे वो उतने ही H+ आयन देगा। तो ये लर्न करने का तरीका हो सकता है, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है ये एक लर्न करने का तरीका हो सकता है, ठीक है नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें से खासकर बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड होगा उसमें हाइपोफो सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये हो गया। फॉस्फोरस एसिड में क्या होगा, 2 OH होंगे, एक H होगा। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या होगा, 2 H होंगे फॉस्फोरस के साथ, एक OH होगा। अगर अब इसमें इसका पॉलीमर बनाना हो डाईफॉस्फोरिक एसिड तो इस तरह से बना सकते हैं, टेट्राफॉस्फोरिक एसिड इस तरह से बना सकते हैं। ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड खासकर होता है ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लिक फॉर्म में मेटाफॉस्फोरिक एसिड 3 मॉलिक्यूल जुड़कर इस तरह से एक रिंग बनाते हैं। तो इसमें POP बॉन्ड एक बार क्वेश्चन आ गया था कि हाउ मेनी POP बॉन्ड्स आर देयर, तो 3 POP लिंकेज वहां पर है। अगर हम टेट्राफॉस्फोरिक एसिड देखेंगे
तो टेट्राफॉस्फोरिक एसिड में इस तरह के 4 लिंकेज हो जाएंगे। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर इसकी ओपन चेन में अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओपन चेन में क्या होगा, ओपन चेन में इस तरह की स्ट्रक्चर चलती रहेगी फिर आपकी। तो इस तरह के लिंकेज होंगे फिर ओपन चेन में। तो यू हैव टू लर्न लाइक दिस। पीएच3 के बारे में हम पहले भी उधर देख चुके हैं कि जो फोस्फिन है कैसे बनाते हैं सारी चीज़ों की। जो मैं कह रहा था कि दो साइड रिएक्शन होती है, एक बार मैं डिटेल यहाँ पे फिर उसका लिख दिया। यू कैन लर्न कि जब व्हाइट फॉस्फोरस के NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका पीएच3 भी बनता है, और पीएच3 के साथ साथ कुछ साइड रिएक्शन और होती है, जिसमें एक रिएक्शन ये है जहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है, P2S4 बन रहा है। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है कि as soon as the bubbles of the gas come in the contact with air, they catches fire spontaneously forming a ring of smoke। उस रिंग ऑफ स्मोक को वॉर्टेक्स रिंग भी बोलते हैं, और वो इस तरह से बन रहा है आपका। तो द कंबशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इनफ्लेमेबल P2S4। तो वॉर्टेक्स रिंग क्या होती है, इस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। एक चीज और होती है कि भी ये जो PS3 है, इसका एक आप कह सकते हो कि एक यूज और है, द स्पॉन्टेनियस इनफ्लेमेबिलिटी ऑफ फॉस्फिन at the time of preparation is due to presence of highly inflammable phosphorus dihydrate P2S4। This property is used for the making of Holmes signal, a mixture of calcium carbide and calcium phosphide। तो इसमें करते क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर में डालोगे तो एसिटिलीन बनेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और कैल्शियम फोस्फाइड तो वैसे एक्ट करेगी जैसे आपका अभी NaOH के साथ रिएक्शन करके फोस्फोर बनाता है, वहां पर पीएच3 बनेगा और पीएच3 के साथ P2S4 भी बनेगा। तो अब इसका यूज क्या करते हैं हम कि इस खासकर आप कहते हो कि जो शिप्स हैं सी में, अगर वो वहां पे हैं और मिस हो गई हैं तो अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए यूज करती है। तो कंटेनर में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फोस्फाइड है, टू होल्स आर मेड एंड द कंटेनर इज थ्रोन इनटू द सी। Water enter and produces acetylene and phosphine respectively. The gaseous mixture catches fire spontaneously, and due to presence of P2S4, the acetylene produces a bright luminous flame which serves as a signal for the approach ship। तो अब शिप्स को अप्रोच करने के लिए वहां पर फिर आसानी होती है अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए। इसको हम होलमेज सिग्नल भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 15। एंड आई थिंक अगर आप इसको अप्रोच करोगे और रिवीजन करोगे तो आपका काम हो जाएगा, एंड यू कैन गेट 100% मार्क्स इन दिस टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।